हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑफ आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट। सो ये क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिफ्लेक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट ए एस्पेक्ट रेशियो, बी मॉड्यूलर रेशियो, सी स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, डी वाटर सीमेंट रेशियो। सो इसका करेक्ट आंसर है स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। एज पर IS कोड 456 जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट होती हैं वो कंट्रोल होती हैं बाय लिमिटिंग द स्पैन बाय डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट इज। लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कॉन्क्रीट में लिमिटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, वो होती है 0.0035 इन बेंडिंग। बेंडिंग के केस में इतनी होती है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए according to IS code 456. Next question, when assessing the strength of a structure as per the limit state of collapse, the value of partial safety factor for steel is taken as. So हमको क्या पूछा है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील की पूछा है। सो स्टील की होती है 1.15 अकॉर्डिंग टू IS 456/2000। ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर स्टील की होती है और कॉन्क्रीट की 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, long term elastic modulus in terms of creep coefficient theta and 28-day characteristic strength FCK is given by. So हमको long term elastic modulus पूछा है, राइट? सो जो long term creep coefficient होता है EC, वो किसके इक्वल होता है? EC by 1 plus theta। और EC किसके इक्वल होता है? 5000 रूट FCK। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Next question, partial safety factor for concrete and steel are 1.5 and 1.15 respectively because partial safety factor concrete का ज़्यादा क्यों होता है? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो क्वालिटी कंट्रोल होता है कॉन्क्रीट में वो इतना अच्छा नहीं होता है, इसीलिए हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हायर साइड लेते हैं कॉन्क्रीट की, क्योंकि कॉन्क्रीट में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है, हायर वेरिएबिलिटी होती है। सो इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल जो होता है कॉन्क्रीट का वो इतना अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू स्टील। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कॉन्क्रीट के ज़्यादा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इन एंड अराउंड सी कोस्ट कंस्ट्रक्शन। जो मिनिमम ग्रेड होता है कॉन्क्रीट का सी कोस्ट के अराउंड वो कितना होना चाहिए? सो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 जो कॉन्क्रीट हम सी वाटर में यूज़ करते हैं, या तो जो कॉन्क्रीट सी वाटर के कोस्ट के साइड एक्सपोज होता है वो कम से कम एटलीस्ट M20 ग्रेड होना ही चाहिए इन केस ऑफ प्लेन कॉन्क्रीट, और M30 इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। सो यहाँ पे अभी हमको क्या पूछा है? रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और M20 किस लिए होना चाहिए? प्लेन कॉन्क्रीट के केस में। रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के केस में M30 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ M25 कॉन्क्रीट। सो फ्लक्चरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 जो फ्लक्चरल स्ट्रेंथ होती है वो होती है 0.7 रूट FCK। सो FCK क्या है? 25। सो 0.7 इंटू रूट 25 तो 5। सो इसका आंसर आ जाएगा 3.5। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब हमारे पास यहाँ कोर्स गिवन है IS कोर्स, और लिस्ट 2 में लिखा है कि ये कोर्स कहाँ यूज़ होते हैं। सो जो IS 875 होता है वो लोड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, लोड्स कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट IS 1343 ये होता है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए। नेक्स्ट IS 1893 ये होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन के लिए। और जो IS 3370 होता है वो होता है लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 875 फॉर लोड्स कैलकुलेशन, 1343 फॉर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, 1893 फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन एंड 3370 फॉर लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कॉन्क्रीट इज। जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाते हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन में वो कैसा होता है? इस तरीके से होता है। यहाँ पे स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है। सो ये पैराबोलिक होता है 0.002% तक, और नेक्स्ट लीनियर होता है अप टू 0.0035% तक। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस कर्व क्या होता है? पैराबोलिक होता है अप टू 0.002% तक,
देन लीनियर होता है अप टू फेलियर, नियरली पैराबोलिक अप टू 0.002% स्ट्रेन वैल्यू, एंड देन अ स्ट्रेन लाइन अप टू फेलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. सो लिस्ट 1 में क्या क्या गिवन है? डबली रेनफोर्स सेक्शन, लिमिट स्टेट डिजाइन, थर्ड मिनिमम कवर, डी स्पैन डेप्थ रेशियो. लिस्ट 2 में क्या गिवन है? सर्विसेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन इन सेक्शनल डेप्थ, नेक्स्ट अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी. सो डबली रेनफोर्स सेक्शन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे को डेप्थ को रिड्यूस करना होता है और कॉस्ट को रिड्यूस करना रहता है, और जब लोड कंडीशन इस तरीके की होती है कि जो डेप्थ ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम डेप्थ को बढ़ाने की जगह हम उसको डबल रेनफोर्स्ड कर देते हैं. मीन्स दोनों साइड हम रेनफोर्समेंट दे देते हैं, टेंशन में भी कंप्रेशन में भी. सो फर्स्ट का है थर्ड. नेक्स्ट लिमिट स्टेट डिज़ाइन. लिमिट स्टेट डिज़ाइन जो होती है वो होती है अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी के लिए. सो सेकेंड का फोर्थ. नेक्स्ट मिनिमम कवर. हम कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू चेक द ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी को चेक करने के लिए, मीन्स स्टील के कोरोशन को प्रिवेंट करने के लिए मिनिमम कवर प्रोवाइड किया जाता है. सो सी का सेकेंड. स्पैन डेप्थ रेशियो क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि गवर्न कर सके ये डिफ्लेक्शन का रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर का. सो इसका ऑप्शन है फर्स्ट. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव strength for M25 grade of concrete is 8.5 Newton per mm square. Its short term and long term modular ratio are nearly A 8 and 11, B 8 and 8, C 11 and 11, D 11 and 6. क्या गिवन है? परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. सो सिग्मा CBC हमारे को गिवन है. नाउ हमको पूछा क्या है? शॉर्ट टर्म M और लॉन्ग टर्म M पूछा है, मॉड्यूलर रेशियो. सो शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ES अपॉन EC, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. सो ये हो जाएगा, स्टील की मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होती है? 2 × 10⁵ और कंक्रीट की क्या होती है? 5000√fck होती है. ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है? 25. सो ये हो जाएगा 25. सो इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 8. सो जो शॉर्ट टर्म मॉडुलर रेशियो है वो है 8. नाउ लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स टू, इसमें हम क्रीप कोफिशिएंट को इंक्लूड करते हैं, ये होता है 280/3 सिग्मा CBC. सो ये हो जाएगा 280/3 × 8.5. सो ये वैल्यू आ जाएगी 10.98 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 11. सो 8 and 11 जो है इसका मॉड्यूलर रेशियो है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Next question, if a two-legged 8 mm diameter HYSD bar is used as shear reinforcement for a beam of width 230 mm and effective depth 300 mm, what is the nearest magnitude of the spacing of minimum shear reinforcement? So हमको spacing पूछा है minimum shear reinforcement की. So इसका फॉर्मूला क्या होता है? ASV/BSV greater than or equals to 0.4/0.87 FY, जहाँ पे ASV जो होता है वो एरिया ऑफ स्टिरअप होता है. सो टू लेग्ड है तो क्या हो जाएगा? 2 × π/4 d². d क्या है? डायमीटर 8² बाय विड्थ ऑफ द बीम क्या है? 230. हमको फाइंड करना है स्पेसिंग शियर रेनफोर्समेंट की. ये हो जाएगा 0.4/0.87. और HYSD बार्स क्या होते हैं? 415 होते हैं, राइट? सो 415 यहाँ हम पुट कर देंगे. सो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 394.53 mm. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, विच इज़ नियरेस्ट टू दिस. सो स्पेसिंग जो है वो मिनिमम इतनी होनी ही चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज डायग्रामेट्रिकली A wholly parabolic, B parabolic above neutral axis and rectangular below neutral axis, C wholly rectangular. So जो shear stress का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफोर्स्ड कंक्रीट में वो क्या होता है? इस तरीके से होता है. ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारे पास. सो ये होगा पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस. इस तरीके से, ये इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर होता है यहाँ पे और यहाँ पे पैराबोलिक होता है न्यूट्रल एक्सिस तक. जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है पैराबोलिक न्यूट्रल एक्सिस तक, उसके बाद रेक्टेंगुलर होता है बिलो न्यूट्रल एक्सिस. ये है न्यूट्रल एक्सिस.
So the correct answer is option number B. Next question. Side face reinforcement is provided in a beam when the depth of web exceed. साइड में हम रेनफोर्समेंट तब प्रोवाइड करते हैं जब वेब की जो डेप्थ होती है वो 750 mm से ज़्यादा होती है. ये किस में गिवन है? IS कोड 456/2000 में एक क्लॉज गिवन है जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि डेप्थ अगर 750 mm से ज़्यादा होता है तब हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड में along the two faces. Next question. The effective width BF of flange of a continuous T-beam in a floor system is given by BF equals to L0 by 6 plus BW plus 6 DF where L0 represent the. So यहाँ पे ये पूछ रहा है L0 क्या होता है? A. Distance between point of contraflexion in a span. B. Effective span of beams. C. Clear span of beams. D. Spacing between beams. सो जो यहाँ पे L0 होता है वो डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ जीरो मूवमेंट्स इन द बीम, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इन अ स्पैन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है L0. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर IS 4561978 द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर बीम्स में जनरली बी अज्यूम टू बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडेड दैट द रेशियो ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ अ कंटिन्यूअस बीम ऑफ स्पैन अप टू 10 मीटर इज नॉट बी ग्रेटर देन A 35, B 26, C 20, D 18. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B 26. सो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट होती है, जो बेसिक वैल्यूज होती है स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो की फॉर स्पैन अप टू 10 मीटर क्या होती है? कैंटिलीवर की क्या होती है? 7 होती है, 7 मीटर. सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होती है और कंटिन्यूअस के लिए 26 होती है. सो मैक्सिमम क्या है यहाँ पे? 26. इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बट्रेस इन अ वॉल इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड A. lateral support to roof slab only, B. lateral support to wall. सो जो बट्रेस होता है वो हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि वॉल को लैटरल सपोर्ट मिल सके. मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. प्रोवाइड लैटरल सपोर्ट टू वॉल. Next question. The maximum depth of neutral axis for a beam with D as the effective depth in limit state method of design for Fe415 steel is A. 0.46D, B. 0.48D, C. 0.5D, D. 0.53D. सो जो लिमिटिंग डेप्थ की वैल्यूज होती हैं न्यूट्रल एक्सिस के लिए डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील की वो डिफरेंट होती है. सो 250 के लिए क्या होता है? 0.53 और 415 के लिए क्या होता है? 0.48 और 500 Fe 500 के लिए क्या होता है? 0.46. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.48D. Fe 415 के लिए जो लिमिटिंग वैल्यू होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वो होती है 0.48D. 250 के लिए होती है 0.53, 415 के लिए होती है 0.48 और 500 के लिए होती है 0.46. पूछा किसके लिए है? 415 के लिए. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 0.48D. नेक्स्ट क्वेश्चन. Double reinforced beam are recommended when A. the depth of beam is restricted, B. the width of beam is restricted, C. both breadth and depth is restricted, D. the shear is high. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. बोथ ब्रेथ एंड डेप्थ इज रेस्ट्रिक्टेड. हम लोग डबल रेनफोर्स्ड बीम तभी रिकमेंड करते हैं जब विड्थ और डेप्थ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और जो अवेलेबल स्ट्रेंथ होता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की वजह से वो इनएडिक्वेट होता है. मीन्स जो स्ट्रेंथ होती है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के वजह से इनएडिक्वेट होती है तब हम डबली रेनफोर्स्ड बीम रिकमेंड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 बीम वेरिएबल विथ लिस्ट 2 डिजाइन प्रोविजन एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 में क्या गिवन है? फ्लेक्चर, शियर, बॉन्ड, डिफ्लेक्शन. लिस्ट 2 में क्या गिवन है? मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट, नेक्स्ट स्टिरअप, नेक्स्ट एंकरेज एंड सपोर्ट. सो स्टिरअप्स हम कब प्रोवाइड करते हैं? जब हमारे को शियर रहता है. एंड एंकरेज हम किस लिए करते हैं? जब बॉन्ड रहता है. नाउ डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन बीम का कब देखते हैं? मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन के लिए. नाउ फॉर फ्लेक्चर, फ्लेक्चर के लिए हम क्या देखते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट देखते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. जो बीम में फ्लेक्चर होता है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट. शियर रहता है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टिरअप्स. और बॉन्ड के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एंकरेज एंड सपोर्ट. फॉर डिफ्लेक्शन हम क्या प्रोवाइड करते हैं? मिनिमम डेप्थ ऑफ सेक्शन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.
Next question. Why is the design of an RC section as over-reinforced undesirable? Over-reinforced beam undesirable क्यों होती है? क्योंकि वो सडनली फेल हो जाती है बिना किसी वार्निंग के, सो इसीलिए उस बीम को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंडीशंस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. Match list 1 codal parameter with list 2 structural member and select the correct answer using the codes given below. List 1 में क्या given है? 0.04 b into d, next 250 b square by d, c 100 b square by d, d kx lx by d. So जो कोडल प्रोविजन होता है कोड के अकॉर्डिंग, IS कोड 456 के अकॉर्डिंग जो 0.04 BD होता है वो हम बीम में प्रोवाइड करते हैं फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट बीम के लिए. नेक्स्ट जो 250 बी स्क्वायर बाई डी होता है वो स्लेंडरनेस लिमिट होती है कंटिन्यूस बीम के लिए और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ताकि इसमें लैटरल स्टेबिलिटी रहे. नेक्स्ट 100 बी स्क्वायर बाई डी कैंटिलीवर बीम को हम प्रोवाइड करते हैं स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कैंटिलीवर बीम फॉर ensuring lateral stability. lateral stability के लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट KX LX by D ये हम किस में प्रोवाइड करते हैं? कॉलम में. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 4 3 2 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सिंगल रेनफोर्स बीम द टेंशन स्टील रीचेस इट्स मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस अर्लियर देन कॉन्क्रीट. व्हाट इज सच अ सेक्शन नोन एज? जब स्टील अपनी लिमिट को पहले पहुंचता है एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट, सो उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर रेनफोर्स सेक्शन, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट कम है. रेनफोर्समेंट कम है का मतलब क्या हुआ? स्टील अपना जो स्ट्रेस है वो पहले अचीव कर लेगा एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट. स्टील अपनी परमिसिबल स्ट्रेस लेवल पहले अचीव कर लेता है क्योंकि स्टील कम है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सिंगली रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम सेक्शन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील रीच देयर परमिसिबल स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली. व्हाट इज सच अ सेक्शन कॉल्ड? जब दोनों अपने स्ट्रेस एक साथ अचीव करते हैं साइमल्टेनियसली उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड सेक्शन. बैलेंस सेक्शन में क्या होता है? कॉन्क्रीट एंड स्टील अपने जो परमिसिबल स्ट्रेस लेवल्स हैं वो एक साथ अचीव करते हैं, इसको हम क्रिटिकल सेक्शन भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 में क्या गिवन है? VU बाई BD 0.7 रूट FCK, नेक्स्ट 5000 रूट FCK, नेक्स्ट 5 FS बाय 4 टाउ B. लिस्ट 2 मॉडुलस ऑफ रप्चर, डेवलपमेंट लेंथ, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हुक एंकरेज वैल्यू, फिफ्थ मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट. सो ये फॉर्मूला किसके लिए है? शियर स्ट्रेस के लिए है, फोर्स बाय एरिया, नॉमिनल शियर स्ट्रेस. नेक्स्ट ये फॉर्मूला किसके लिए है? मॉडुलस ऑफ रप्चर के लिए है. और ये फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट. एंड नेक्स्ट ये फॉर्मूला क्या होता है? डेवलपमेंट लेंथ, जो एक्स्ट्रा लेंथ हम प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड और एंकरेज के लिए, ये उसका फॉर्मूला है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट in compression and in tension to be provided in an RC beam respectively as per IS 456. So according to the IS code 456 जो मैक्सिमम एरिया होता है टेंशन रेनफोर्समेंट का वो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 4% मीन 0.04 B इंटू डी. और जो मैक्सिमम एरिया होता है कंप्रेशन रेनफोर्समेंट का वो भी 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 0.04 BD. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. Next question. How is the deflection in RC beams controlled as per IS 456? A. By using large aspect ratio. B. By using small modular ratio. C. By controlling span by depth ratio. D. By moderating water cement ratio. So जो डिफ्लेक्शन होता है रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम का हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द स्पैन बाय डेप्थ रेशियो. मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. जो डिफ्लेक्शन होता है किसी भी बीम में उसको हम कंट्रोल करते हैं ताकि वो स्पैन बाय 250 से ज़्यादा नहीं हो, और उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उसकी स्पैन बाय डेप्थ को लिमिट करते हैं रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेंबर के लिए. सो ये जो लिमिट होती है वो डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट बीम्स के लिए. सो फॉर कैंटिलीवर बीम जो स्पैन बाय डेप्थ रेशियो होता है वो 7 होता है. फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ये रेशियो 20 होता है. फॉर कंटिन्यूस बीम ये रेशियो 26 होता है. सो डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए हमको स्पैन बाय डेप्थ रेशियो को कंट्रोल करना रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम स्ट्रेन एट फेलियर इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट FY इक्वल्स टू 400 मेगापास्कल ऑफ RCC बीम एज पर लिमिट स्टेट मेथड इज A 0.002,
बी 0.0028, सी 0.0037, डी 0.0045। सो हमारे को पूछा क्या है, मिनिमम स्ट्रेन पूछा है फेलियर में टेंसाइल रेनफोर्समेंट के साइड में लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए। सो जो स्ट्रेन होता है लिमिट स्टेट मेथड में वो मिनिमम टेंसाइल साइड में कितना होना चाहिए, Fy बाय 1.15 ES प्लस 0.002 होना चाहिए, राइट। सो Fy यहाँ पे कितना गिवन है, 400 गिवन है। सो उसको पुट कर दीजिए यहाँ पे 400 बाय 1.15 इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, 2 × 10⁵ प्लस 0.002. This will come out to be 0.0037. So option C is the correct answer. Next question. If the depth of actual neutral axis in a beam is more than the depth of critical axis, then the beam is called A. Over reinforced beam, B. Under reinforced beam, C. Balanced beam, D. Deep beam. अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ है वो ज़्यादा होती है क्रिटिकल एक्सिस के डेप्थ से, सो वो होता है ओवर रेनफोर्स्ड बीम। ये आपकी बीम है, ये आपका रेनफोर्समेंट है, सो ये होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ ज़्यादा है, मीन्स ये अगर डेप्थ है आपकी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की क्रिटिकल एक्सिस के डेप्थ से ज़्यादा है, ये है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, इससे ज़्यादा अगर डेप्थ है सो वो होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। Next question. The enlarged head of the supporting column of a flat slab is called A. Capital, B. Drop, C. Panel, D. Block. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कैपिटल। जो enlarged head होता है फ्लैट स्लैब में वो होता है कैपिटल। ये आपका कॉलम है, यहाँ पे ये जो enlarged head होता है ये इसको हम बोलते हैं कैपिटल, और ये ड्रॉप है और ये आपका स्लैब है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Flexure collapse in over-reinforced beam is due to A. Primary compression failure, B. Secondary compression failure, C. Primary tension failure, D. Bond failure. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। ओवर रेनफोर्स्ड बीम जो होती है वो कंप्रेशन फेलियर करती है, जो कि एक सडन फेलियर है ड्यू टू द क्रशिंग ऑफ कंक्रीट। इस टाइप के फेलियर को कंप्रेशन जोन में जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। Next question. What is the minimum number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column of circular cross section? A4, B5, C6, D8. जो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है हम कॉलम में जो प्रोवाइड करते हैं वो 4 होती है रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए और 6 होती है सर्कुलर सेक्शन के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सर्कुलर सेक्शन का पूछा है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो कॉलम में होनी चाहिए सर्कुलर सेक्शन के लिए वो होती है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन केस ऑफ आइसोलेटेड स्क्वायर कॉन्क्रीट फुटिंग मैच लोकेशन एट विच द स्ट्रेस रिजल्टेंट आर टू बी चेक्ड वेयर डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स. स्ट्रेस रिजल्टेंट, लोकेशन बेंडिंग मूवमेंट, सेकेंड वन वे शेयर, थर्ड पंचिंग शेयर। ये कहाँ पे पाया जाता है लोकेशन? फर्स्ट एट द फेस ऑफ कॉलम, सेकेंड एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, थर्ड एट d फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो कहाँ पाया जाता है? एट द फेस ऑफ कॉलम, राइट। और जो वन वे शेयर होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो फाउंड किया जाता है एट डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। और जो पंचिंग शेयर होता है उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम। सो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2। So option D is the correct answer. Next question. The magnitude of loss of pre-stress due to relaxation of steel is in the range of A. 0 to 1%, B. 2 to 8%, C. 8 to 12%, D. 12 to 14%. So इसका correct answer है option number B. 2 to 8%. According to the IS code 1343/1980 जो loss होता है pre-stress में वो होता है in the range of 2 to 5% of initial pre-stress relaxation of steel के केस में। Next question. The ultimate strength of steel used for pre-stressing is nearly A. 250, B. 415, C. 500, D. 1500. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1500। सो फॉर pre-stressing के लिए क्या होता है, हम वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज करते हैं जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ग्रेटर देन 1200 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज़ की जाती है, क्योंकि जो लॉस होता है प्री स्ट्रेसिंग में वो 200 to 250 रहता है। सो जो प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है उस तरीके से किया जाता है ताकि ये जो लॉस हो उसके बाद भी सफिशिएंट प्री स्ट्रेस कंप्रेशन होना चाहिए कंक्रीट में। सो हम
फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडरेशन हाईएस्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ यूज किया जाता है ताकि लॉस के बाद भी कंप्रेशन कॉन्क्रीट में रहे। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्री टेंशनिंग प्रोसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग द टेंडन्स आर A bonded to the concrete, B partially bonded to the concrete, C not bonded to the concrete, D generally bonded but sometimes remain unbonded to the concrete. So जो tendons होते हैं उसको हम bounded रखते हैं concrete से. So option A is the correct answer. ताकि जो pre-stressing force होता है वो किसके वजह से ऑब्टेन्ड होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से ऑब्टेन्ड होता है बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील. सो जो टेंडन्स होते हैं उनका जो बॉन्ड होता है परफेक्ट बॉन्ड होना चाहिए विद कंक्रीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी ए लीनियर, बी नॉन लीनियर, सी पैराबोलिक, डी पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लीनियर. अकॉर्डिंग टू द क्लॉज इन IS 1343 1980 में जो प्लेन सेक्शन होता है नॉर्मल टू द एक्सिस वो प्लेन रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग. सो जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम लीनियर एज्यूम करते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.